कभी सोचा है जब एक गरम फूली हुई रोटी हाथ में आती है तो हम असल में क्या पकड़ रहे होते हैं? वो सिर्फ आटा और पानी नहीं है, वो हजारों साल का इतिहास है, खेतों में की गई मेहनत है और एक छोटा सा वैज्ञानिक चमत्कार भी। आज हम इसी चमत्कार की कहानी में उतरने वाले हैं। हमारा विषय है गेहूं, भारत की सबसे पुरानी और शायद सबसे जरूरी फसलों में से एक। हम इसके पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे, एक नन्हे से बीज से लेकर हमारी थाली तक। बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि हम गेहूं को इतना ज्यादा देखते हैं, रोज देखते हैं कि उसे मानकर चलने लगते हैं। हाँ, ग्रांटेड ले लेते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आज हम इसी रोजमर्रा की चीज के पीछे छिपे विज्ञान, इतिहास और अर्थव्यवस्था की परतों को खोलेंगे। तो ये सिर्फ एक अनाज की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक तरह से एक दाने की पूरी जीवनी है, एक ऐसे दाने की जिसने सभ्यताओं को बनाया और आज भी हमारी दुनिया को चला रहा है। वाह, तो इस जीवनी की शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है खेत से करनी चाहिए। सबसे सही जगह है। मैंने किसानों को अक्सर रबी की फसल कहते सुना है। ये एक तकनीकी शब्द जैसा लगता है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या होता है? रबी का सीधा सा मतलब है वो फसल जिसे सर्दियों की शुरुआत में बोया जाता है और वसंत में काटा जाता है। अच्छा, गेहूं के लिए समय ही सब कुछ है। इसकी बुआई अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से शुरू हो जाती है और दिसंबर के पहले हफ्ते तक चलती है। तो काफी लंबा समय है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी अनुभवी किसान से पूछेंगे तो वो आपको एक गोल्डन विंडो के बारे में बताएंगे। गोल्डन विंडो? हाँ, 10 नवंबर से 25 नवंबर के बीच का समय माना जाता है कि इस दौरान बोई गई फसल की पैदावार सबसे अच्छी होती है। यानी 15 दिन की एक खास विंडो जो फसल का भविष्य तय कर देती है। और बुआई के बाद इसे तैयार होने में कितना समय लगता है? करीब 4 से 5 महीने। मार्च से अप्रैल के बीच जब हल्की गर्मी शुरू होती है तब इसकी कटाई होती है। लेकिन इन 4-5 महीनों में सिर्फ इंतजार तो नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही नपी तुली वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हाँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि ये सिर्फ बीज जमीन में फेंक देने जितना आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। जैसे कि? देखिए, सबसे पहले खेत की तैयारी होती है। मिट्टी को नरम और हवादार बनाने के लिए 2 से 3 बार गहरी जुताई की जाती है। फिर पाटा लगा के खेत को समतल किया जाता है। बिल्कुल, ताकि जब सिंचाई हो तो पानी हर पौधे की जड़ तक बराबर पहुँचे। इसके बाद आता है सबसे जरूरी कदम, सही बीज का चुनाव। सही बीज मतलब गेहूं की भी अलग अलग किस्में होती हैं। हाँ, और बहुत सारी। किसानों के बीच कुछ नाम बहुत मशहूर हैं, जैसे HD 2967, HD 3086 या लोक 1। HD 2967, ये नाम तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के रोबोट जैसा लगता है। आप कह सकते हैं, पर किसान इन्हें याद रखते हैं क्योंकि उनकी पूरी साल की मेहनत और कमाई इन्हीं पर टिकी होती है। सही बात है, बहुत जरूरी काम होता है। बीजों का उपचार। उपचार मतलब बीजों को भी दवाई दी जाती है? एक तरह से हाँ, उन्हें थायरम या कार्बेंडाजिम जैसे फफूंदनाशक यानी एंटी फंगल सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाता है। अच्छा, आप इसे बीज के लिए एक वैक्सीन की तरह समझ सकते हैं। एक वैक्सीन? हाँ, ताकि बीज जब जमीन में जाए तो शुरुआती दिनों में उसे कोई फंगस या बीमारी न लगे। ये किसान की शुरुआती इन्वेस्टमेंट पर एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क कवर है। और बुवाई का तरीका, मैंने सुना है उसमें भी बहुत सटीकता चाहिए। बहुत ज्यादा। आजकल ज्यादातर बुआई ड्रिल मशीन से होती है और बीज को 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर ही डाला जाता है। सिर्फ 4 से 5 सेंटीमीटर? हाँ। इतनी सटीकता क्यों? अगर थोड़ा ऊपर या नीचे हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। यही वो स्वीट स्पॉट है जहाँ बीज को अंकुरित होने के लिए यानी फूटने के लिए सही नमी और तापमान मिलता है। अच्छा। अगर बीज ज्यादा गहरा चला गया तो नन्हे पौधे को बाहर आने में बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और वो कमजोर हो जाएगा। और अगर बहुत ऊपर रह गया तो या तो पक्षी उसे खा जाएंगे या उसे जरूरी नमी नहीं मिलेगी। मतलब ये खेती कम और एक तरह की प्रिसिशन इंजीनियरिंग ज्यादा लग रही है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, प्रिसिशन इंजीनियरिंग। और ये प्रिसिशन सिर्फ बुआई तक सीमित नहीं है। और कब? फसल के दौरान 4 से 5 ऐसे मौके आते हैं जिन्हें क्रिटिकल स्टेजेस कहते हैं। मतलब जब पानी देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पहला पानी 20-25 दिन बाद जब पौधे की जड़ें बन रही होती हैं, फिर 45-50 दिन पर। हर स्टेज पर पानी पौधे की एक खास जरूरत पूरी करता है। बिल्कुल, कमाल है। तो इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया के बाद हमारे हाथ में आता है गेहूं का एक छोटा सा दाना। लेकिन असली कहानी तो शायद इस दाने के अंदर ही छिपी है। सही। चलिए अब इस दाने के अंदर झांक कर देखते हैं, इसमें पोषण के लिहाज से ऐसी क्या खास बात है? इस दाने के अंदर की दुनिया बहुत दिलचस्प है और इसका सबसे बड़ा हीरो है एक प्रोटीन जिसका नाम हम सबने सुना है, ग्लूटेन। ग्लूटेन? हाँ, ग्लूटेन फ्री का चलन तो आजकल बहुत है, लेकिन ये होता क्या है? देखिए, सरल भाषा में समझते हैं। ग्लूटेन असल में 2 छोटे प्रोटीन्स का एक समझिए एक टीम अप है। एक का नाम है ग्लूटेनिन और दूसरे का नाम है ग्लियाडिन। ग्लूटेनिन और ग्लियाडिन? हाँ, जब आप आटे में पानी डालकर उसे गूंथते हैं तो ये दोनों प्रोटीन्स जाग जाते हैं और हाथ मिलाकर एक मजबूत लेकिन लचीला नेटवर्क बना लेते हैं, एक तरह का जाल। एक जाल जो मजबूती भी देता है और लचीलापन भी? बिल्कुल, ग्लूटेनिन इस जाल को मजबूती देता है और ग्लियाडिन इसे लचीलापन और खिंचाव। अच्छा। और जब आप इस गूंथे हुए आटे की रोटी को गरम तवे पर डालते हैं तो अंदर की भाप इसी नेटवर्क में फंस जाती है। उसे बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती। सही, तो वो जोर लगाती है और
आपकी रोटी गुब्बारे की तरह फूल जाती है। हिस्ट्री का एक लाइव एक्सपेरिमेंट है। बिल्कुल, अब से आप हर फूली हुई रोटी को ज्यादा इज्जत देंगे। यकीनन, और ये सिर्फ रोटी तक ही सीमित नहीं होगा, है ना? नहीं, ब्रेड का नरम होना, पास्ता का उबलने पर भी न टूटना, ये सब इसी ग्लूटेन नेटवर्क का कमाल है। इनके अलावा गेहूं में एल्ब्यूमिन और ग्लोब्युलिन जैसे दूसरे प्रोटीन भी होते हैं जो हमारे शरीर में मांसपेशियों की मरम्मत के लिए जरूरी हैं। तो ये सिर्फ कार्ब्स और प्रोटीन का खेल नहीं है, मैंने सुना है ये मिनरल्स का भी खजाना है। हाँ, आप इसे कुदरत का बनाया एक मल्टी मिनरल सप्लीमेंट कह सकते हैं। अच्छा, इसमें खून बनाने के लिए आयरन है, मांसपेशियों और नसों के सही काम के लिए मैग्नीशियम है, इम्यूनिटी के लिए जिंक भी होता है शायद। बिल्कुल जिंक है, हड्डियों की मजबूती के लिए फास्फोरस है और दिल की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए पोटेशियम भी। ये एक पूरा पैकेज है। यानी ये सिर्फ ऊर्जा नहीं देता, बल्कि शरीर के हर सिस्टम को चलाने में मदद करता है। पाचन और शुगर कंट्रोल में भी इसका कोई रोल है। हाँ, साबुत गेहूं में जो फाइबर होता है वो हमारे पाचन तंत्र को एक इंजन की तरह साफ और चालू रखता है। साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। मतलब ये खून में शुगर को धीरे धीरे छोड़ता है। बिल्कुल, इससे शरीर में एनर्जी का लेवल स्थिर रहता है और ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। इस दाने की वर्सेटैलिटी तो कमाल की है। हमने इसके अंदर का विज्ञान समझ लिया, लेकिन जब ये दाना बाजार में आता है तो कितने रूप ले लेता है? हाँ, ये सोचना ही अजीब है। मेरे घर में ही सुबह नाश्ते में दलिया, दोपहर में रोटी और कभी कभी शाम को पास्ता बन जाता है। सब कुछ आता है एक ही दाने से। और ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। उसी एक दाने से आटा बनता है जिससे रोटियां बनती हैं, उसी को और बारीक पीस दिया जाए तो मैदा बन जाता है, जिससे ब्रेड, बिस्किट, केक, न जाने क्या क्या बनता है। उसी से सूजी बनती है जिससे हलवा और उपमा तैयार होता है। दलिया भी उसी से आता है। और ये तो सिर्फ भारतीय रसोई की बात हुई। दुनिया भर में नूडल्स, पास्ता, कुसकुस सब इसी एक अनाज पर निर्भर हैं। सही कहा, यही वर्सेटिलिटी गेहूं को एक ग्लोबल फूड बनाती है। ये दुनिया के अनगिनत खाद्य पदार्थों का आधार है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। अच्छा, इसके भोजन के अलावा भी कई इस्तेमाल हैं जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होते। जैसे कि भूसा जो कटाई के बाद बच जाता है वो तो जानवरों के चारे के काम आता है। हाँ, और कई ग्रामीण इलाकों में ईंधन के रूप में भी। लेकिन इसका एक बड़ा औद्योगिक इस्तेमाल भी है। वो क्या है? गेहूं के स्टार्च का इस्तेमाल अल्कोहल और ग्लूकोज बनाने में होता है। यहाँ तक कि कुछ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में भी गाढ़ापन लाने के लिए गेहूं के स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है। एक मिनट, कॉस्मेटिक्स? आप कह रही हैं कि हो सकता है मेरे शेविंग क्रीम या फेस पैक में गेहूं का कोई हिस्सा हो? इसकी पूरी संभावना है। ये दिखाता है कि गेहूं हमारी जिंदगी में कितनी गहराई तक समाया हुआ है, सिर्फ थाली में ही नहीं। कमाल है, इसका कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। बिल्कुल ठीक है, तो ये दाना एक किसान का साइंस प्रोजेक्ट है, एक न्यूट्रिशनिस्ट का सपना है और एक इंडस्ट्रियलिस्ट का कच्चा माल है। कोई चीज जो हमारी जिंदगी में इतनी जरूरी हो उसका इतिहास भी बहुत गहरा होगा। ये कहानी कितनी पीछे जाती है? ये कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी खुद इंसानी सभ्यता। हमें गेहूं की खेती के सबसे पुराने सबूत करीब 10,000 साल पहले के मिलते हैं। 10,000 साल? हाँ, इसकी शुरुआत उस इलाके में हुई जिसे इतिहासकार फर्टाइल क्रीसेंट यानी उपजाऊ अर्धचंद्र कहते हैं। ये आज के इराक, ईरान, तुर्की और सीरिया का इलाका है। तो वहीं पर हमारे पूर्वजों ने पहली बार जंगली गेहूं को उगाना सीखा। बिल्कुल। और वहां से ये हमारे देश भारत तक कैसे पहुंचा? हजारों सालों के दौरान व्यापार और प्रवासन के रास्तों से माना जाता है कि गेहूं भारत में करीब 5,000 से 6,000 साल पहले पहुंचा और हमारे पास इसके ठोस पुरातात्विक सबूत है। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में गेहूं के जले हुए दाने मिले हैं। अविश्वसनीय, मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग भी गेहूं की खेती करते थे और शायद रोटी जैसी कोई चीज खाते थे। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक अटूट कड़ी है जो हमें सीधे हमारे सबसे प्राचीन पूर्वजों से जोड़ती है। सही। लेकिन इस प्राचीन अनाज की कहानी में भारत के आधुनिक इतिहास में एक बहुत नाटकीय मोड़ आया। आप 1960 के दशक की हरित क्रांति की बात कर रही हैं। बिल्कुल, हरित क्रांति भारत के कृषि इतिहास में एक मील का पत्थर थी। आजादी के बाद कई सालों तक भारत खाद्य संकट से जूझ रहा था। हमें अपनी आबादी का पेट भरने के लिए अमेरिका जैसे देशों से अनाज आयात करना पड़ता था। मैंने उस दौर की शिप टू माउथ वाली स्थिति के बारे में पढ़ा है। हाँ, वही दौर था जब जहाज से अनाज सीधे बंदरगाह पर उतरता था और लोगों तक पहुंचाया जाता था। लेकिन फिर हरित क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। कैसे? वैज्ञानिकों ने, खासकर MS स्वामीनाथन जैसे लोगों के नेतृत्व में, गेहूं की नई चमत्कारी किस्में विकसित की। ये बौनी किस्में थीं जो ज्यादा पैदावार देती थीं, जल्दी पकती थीं और बीमारियों से भी लड़ सकती थी। सही। और इन नई किस्मों के साथ खेती के नए तरीके भी आए। बेहतर सिंचाई, खाद का सही इस्तेमाल और ट्रैक्टर जैसी मशीनरी। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा चौंकाने वाला था। भारत में गेहूं का उत्पादन जो 1965 के आसपास सिर्फ 12 मिलियन टन था, वो 1970 तक 20 मिलियन टन को पार कर गया। और आज ये 100 मिलियन टन से भी ज्यादा है। ये सिर्फ बढ़ोतरी नहीं है, एक विस्फोट है। तो हम कुछ ही सालों में अनाज मांगने वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बन गए। बिल्कुल। हरित क्रांति ने न सिर्फ देश को खाद्य सुरक्षा दी, बल्कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। गेहूं भारत की आर्थिक रीढ़ बन गया। ये दिखाता है कि कैसे विज्ञान और राजनीतिक इच्छा शक्ति मिलकर एक देश का भविष्य बदल सकते हैं। बिल्कुल। क्या शानदार सफर है। एक जंगली घास से शुरू होकर हमारे पूर्वजों ने उसे पहचाना, फिर सिंधु घाटी की थाली तक, फिर 60 के दशक में एक वैज्ञानिक क्रांति का चेहरा बनकर इसने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। और आज हमारी मेज पर फूली हुई रोटी के रूप में मौजूद है। यह एक दाने की जीवनी भी है और हमारी सभ्यता की कहानी भी। बिल्कुल।
हमने देखा कि कैसे विज्ञान और इतिहास ने मिलकर गेहूं को वह रूप दिया है जो आज हम देखते हैं। अगली बार जब हमारे हाथ में एक साधारण रोटी हो तो शायद हम उसके पीछे की इस असाधारण यात्रा को भी याद करेंगे। यह अपने आप में एक बहुत गहरी सोच है। और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करती है। वो क्या? हमने देखा कि अतीत ने गेहूं को कैसे आकार दिया है, लेकिन भविष्य में क्या होगा? एक ऐसी दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और पोषण की नई चुनौतियों का सामना कर रही है, इस प्राचीन अनाज की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? मतलब हमें भविष्य में गेहूं की कैसी किस्मों की जरूरत होगी? हाँ, जो कम पानी में उग सकें, ज्यादा गर्मी सह सकें और शायद आज से भी ज्यादा पौष्टिक हो। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा आने वाला कल तय करेगा।